सौरभ ने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर कहा, जाओ इस बेशर्म लड़के को मेरी आंखों के आगे से ले जाओ और इसकी कुटाई और खातिरदारी तब तक करो जब तक इसकी अकड़ खत्म ना हो जाए और ये अपनी गलती ना मान ले। अवनी और अनिल नील की तरफ सौरभ के रवैये को देखकर हैरान हो गए, लेकिन गौतम को पक्का यकीन था कि ये फिर से सौरभ की कोई चाल थी, पंडित परिवार को फिर से शीशे में उतारने के लिए। इसलिए उसने तुरंत आगे आकर कहा, रघुवीर जी, मेरी बात सुनिए। अचानक गौतम के बोलने से सब शांत हो गए। सब घबराने लगे कि गौतम क्या करने वाला है। अभी अनिल गौतम को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और अवनी उसे रोकती है। सौरभ को डर था कि गौतम कुछ न कुछ उल्टा सीधा रघुवीर के सामने बोल देगा और बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने गौतम की बात बीच में ही काटी और कहा, अरे गौतम बेटा, डरो मत। मैं अपने बेटे के बुरे कर्मों पे और पर्दा नहीं डालूंगा। मुझे एक चांस दो, मैं उसकी अकल ठिकाने लाता हूं। गौतम समझ गया कि इस डील को पाने के लिए एक बाप अपने खुद के बेटे की बलि चढ़ाने वाला है। अग्रवाल हाउस के अंदर बैठे हुए सभी लोगों के कानों तक नील की चीखें सुनाई दे रही थी। बॉडीगार्ड्स सौरभ की बात मानकर हॉकी स्टिक और लोहे के डंडों से नील को जोर जोर से पीट रहे थे। नील बहुत छटपटा रहा था और दर्द के मारे कराह रहा था। नील को भी समझ आ गया था कि अगर उसने सारा कुछ अपने सर नहीं लिया तो सौरभ उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसने बॉडीगार्ड को कहा, रुक जाओ, मैं सारी बात सच बताता हूं। जिस हालत में नील वहां से गया था उससे बिल्कुल ही उल्टी हालत में लौटता है। बॉडीगार्ड्स नील को रघुवीर के सामने जमीन पर पटक देते हैं। अंकल आप मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरा ही किया धरा है। मैंने ही शांतनु को पिटवाया था क्योंकि मैं वो बंगला चाहता था। डैड और दादी साहब ने तो सिर्फ मेरा साथ दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नील कपकपाती आवाज में बोला। नील का अहंकार टूटते देख गौतम खुश था, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा भी था कि शांतनु को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। माफी, और वो भी तुम जैसे दरिंदे को? भूल जाओ, मैं तो तुम्हें माफ नहीं कर सकता और तुमने जो गौतम के साथ किया है वो भी माफी के काबिल नहीं है। इसलिए इसके सामने घुटने टेक कर नाक रगड़ कर माफी मांगो, रघुवीर ने कहा। नील कुछ ज्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं था, इसलिए वो वैसा ही करता गया जैसा उसे सब कह रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो गौतम के सामने नाक रगड़ता, गौतम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। नील, ये मत सोचो मैं तुम पे दया दिखा रहा हूं। इतना समझो कि मैं कमजोर को बख्श रहा हूं, लेकिन ये लास्ट टाइम है, समझे? सौरभ ने नील के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा, बड़ी ही निकम्मी औलाद है मेरी, मुझे माफ कर दीजिए रघुवीर जी, ये सब इसका किया धरा है। ये तो मैं बाप होने के नाते अपने बेटे के जज्बात में बह गया था। मैं नील की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं और मां साहब बहुत शर्मिंदा हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना दिल बड़ा कीजिए और हमें माफ कर दीजिए। इस किस्से को भूल जाइए, जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए। रघुवीर ने गुस्से में कहा, मिट्टी तो डलेगी, लेकिन इससे पहले कि रघुवीर अपनी बात पूरी करता, गायत्री देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चलिए रघुवीर जी, अब तो मामला निपट गया ना। गौतम ने भी माफ कर दिया, आपको भी सब सच्चाई पता चल गई तो। गौतम मन ही मन दादी सा की बेशर्मी पे हंस रहा था। मन में हंसी, आंखों में गुस्सा, मगर एकदम भोले अंदाज में वो दादी सा की बात काटते हुए पूछता है, लेकिन दादी सा, नील ने सिर्फ गुनाह कबूल किया है। अभी तक शांतनु के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि वो कहाँ है। मैंने पता कराया, वो विला के आसपास कहीं नहीं मिला। गौतम की बात आग का काम करती है। सिद्धार्थ और रघुवीर नील पे चढ़ जाते हैं। पता कहां है शांतनु, कहां फेंक के आया उसको? नील काफी डर गया और उसने घबराते हुए कहा, जब मैंने उसे मारा था तो मारने के बाद वहीं छोड़ दिया था। उसके बाद उसका क्या हुआ, वो कहां गया, मुझे नहीं पता। ये बात सुनकर गौतम गुस्से से आग बबूला होता है। वो तुरंत मुंशी जी को मैसेज करता है कि शांतनु को जल्द से जल्द ढूंढो। वहीं सिद्धार्थ अपने आदमियों को कॉल करके शांतनु को ढूंढने का ऑर्डर देता है। रघुवीर और सिद्धार्थ गुस्से से वहां निकलने लगते हैं। तब गायत्री देवी उनका रास्ता रोकते हुए बड़े बेशर्मी से कहती है, अरे बेटा, रघुवीर जी कहाँ जा रहे हैं? लाइए, पहले पेपर पर साइन कर लेते हैं। रघुवीर ने सख्त लहजे में बोला, गायत्री देवी, अब बस भी कीजिए दिखावा करना, और इतनी भी लालची मत बनिए कि आपकी वजह से आपके खानदान में किसी की मौत हो जाए।
अपने लालच को थोड़ा कम कीजिए। ये डील तो अब आपके हाथ से गई। इसी के साथ मैं ये भी ऐलान करता हूं कि सिद्धार्थ की शादी मैं शनाया के साथ नहीं करने वाला हूं। आप जैसे लालची और जलील लोगों के साथ हमारा परिवार लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। रघुवीर के इस ऐलान से तो जैसे शनाया बिखर ही गई थी। शनाया भागते हुए सिद्धार्थ के पीछे गई, जो मेन गेट तक ही पहुंचा था। तभी शनाया रोते हुए बोली, सिद्धार्थ, मैं सॉरी कहती हूँ। मैं अपने परिवार की हरकतों के लिए शर्मिंदा हूँ। बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मैं शांतनु को इलाज करवाने में पूरी मदद करूंगी। मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। अंकल, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं सिद्धार्थ के बगैर नहीं जी सकती। सिद्धार्थ ने शनाया की बाजू झटकते हुए कहा, तो अब जीने की आदत डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जरूर जी सकता हूं। जिन लोगों को दूसरों के एहसासों की कदर ना हो, उनके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं चल सकूंगा। मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, और मेरे लिए भी तुम आज से मर चुकी हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।